आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 11:30 बज रहे थे जब उस विशाल काय हवेली का दरवाज़ा चड़मड़ाते हुए खुला और मुहाने पर एक हाँफती आकृति नजर आई। ओह, इतना भारी दरवाज़ा कौन बनवाता है यार, कहते हुए उसने माथे से पसीना पोंछा और भीतर की ओर कदम बढ़ा दिए। उस भयंकर हवेली को देखने मात्र से ही किसी का भी रूह कांप जाता, मगर वो अखिल था, उसका तो काम ही यही था। पिछले कई सालों से एक सफल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करते हुए उसने यहाँ से कई गुना भयानक जगहों पर रात बिताए थे। यूं तो वो अकेले काम करना पसंद करता था, मगर हर बार की तरह नए रिक्रूट के पहले फील्ड वर्क की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बेस्ट मेंबर यानी कि उसके कंधों पर डाल दी थी। यार कब आएगा ये लड़का, उसके इंतज़ार में यूँ खाली खड़े रहने से अच्छा है कि मैं इक्विपमेंट सेट करना शुरू कर दूँ। खुद से बात करने के बाद उसने अपने बैग में से अजीब दिखने वाले यंत्र निकालकर उन्हें हवेली के डायग्राम रूप में निश्चित जगहों पर लगाना शुरू कर दिया। अभी वो एक कैमरे को उसके स्टैंड पर फिट कर ही रहा था कि अचानक से लकड़ी के चड़मड़ाने की आवाज़ आई और उसका ध्यान खींचा। लगा जैसे इतने सालों के बाद भी हॉल के एक कोने में शान से खड़ी स्प्राइल सीढ़ियों पर किसी ने पैर रखा हो। उसके नज़र उठाते ही भारी बूटों की आवाज़ ने हवेली की शांति भंग करना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ बढ़ रहे वॉल्यूम से ये तो साफ था कि उन कदमों का मालिक नीचे आ रहा था। अपने अलावा उस खंडर में किसी और की उपस्थिति से उसे डर भले ही ना लगा हो, हैरानी बराबर हो रहे थे। देखते ही देखते सीढ़ियों के मोड़ से पहले तो प्रकाश झांका और फिर नजर आई एक इंसानी आकृति जो रोशनी के पीछे होने के कारण एक सियाह साए से ज़्यादा और कुछ भी नहीं लग रहे थे। वो नज़ारा कुछ ऐसा था कि ना चाहते हुए भी वो सिहर उठा। अरे सर, आप आ गए? सॉरी सर, वो यहाँ का माहौल इतना औसम था कि मैं पूरी हवेली को एक्सप्लोर करने में जुट गया और ख़ुद को रोक ही नहीं पाया। आखिर की कुछ सीढ़ियाँ उतरते हुए वो साया बोला तो इस बार अखिल ने उसे टीम के नए मेंबर अभय के रूप में साफ पहचाना। कमाल का हिम्मती बंदा है यार तू। मैं हेड से कहूँगा कि तुझे मेरी टीम में रखे, बहुत मज़ा आएगा तेरे साथ काम करने में। कुछ संभलने के बाद अखिल उसका कंधा थपथपाते हुए बोला तो अभय ने हामी में सिर हिला दिया। बिल्कुल सर, बस यूँ समझ लीजिए कि आज के बाद से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद, सर वैसे क्या आप जानते हैं कि इस वक्त इस हवेली में बस 2 लोग हैं? इंफ्रारेड लाइट्स को पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हुए अभय ने सवाल किया। ना मुन्ना, 2 नहीं 3। वो एक भूत भी तो है ना। थर्मल सेंसर ऑन करते हुए अखिल हंसकर बोला। नो सर, भूत को मिलाकर तो 2 लोग ही हैं, अभय बोला तो अखिल काम रोक कर उसे घूरने लगा। देख, बहुत हो गया मजाक, 12 बजे से पहले सब हो जाना चाहिए, सो जल्दी हाथ चला। वो बोल ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। हेलो सर, सॉरी, वो मेरी बाइक बीच रास्ते में ख़राब हो चुकी है, आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा सर, मुझे नहीं लगता कि मैं आज आ पाऊँगा। फ़ोन की उस तरफ से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर अखिल का खून जैसे सूख गया। वो आवाज़ अभय की थी फ़ोन पर।
कहा था ना सर, सिर्फ 2 लोग हैं, इंक्लूडिंग द घोस्ट। अभय उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। यहाँ अखिल की हाथ घड़ी में 11:59 का अलार्म बजा और फोन की दूसरी तरफ अभय को अखिल की आखिरी चीख सुनाई दी। अगली सुबह पुलिस की टीम अखिल को ढूंढते हुए उस हवेली में पहुंची तो वहां पर उन्हें अखिल की लाश मिली। उसका सिर उसके धड़ से अलग था, मगर उसके गले पर कहीं पर भी कटने के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने हाथों से ही उसके सिर को धड़ से अलग किया हो। ये नज़ारा देखकर पुलिस की भी रूह कांप गई। ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था। वहीं पास ही में एक कैमरा ऑन पड़ा था, जो कि शायद अखिल ने ही लगाया था। उन्होंने उस कैमरा के फुटेज को चेक किया तो उन्हें जो मिला वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। वहाँ पर अखिल के अलावा और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसका सिर उसके धड़ से जैसे अपने आप ही अलग हो गया हो। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, मगर कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी मालूम था कि उस हवेली में क्या है। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद ही उस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मिस्टर रजत, आज आपकी पहली बुक रिलीज़ होने जा रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? रिपोर्टर ने स्टेज पर बैठे शख्स से सवाल किया। मैं बचपन से ही लेखक बनना चाहता था और हमेशा से ही सोचता था कि कुछ अलग लिखूं, और आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। जैसे ही उस शख्स ने जवाब दिया, पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। उस शख्स का नाम था रजत जायसवाल, जिसकी आज पहली किताब का प्रमोशन था और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने आए थे। सर, आपकी इस पहली बुक का नाम है वैम्पायर इंसान से शैतान। तो क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में वैम्पायर जैसी भी कोई चीज़ होती है? दूसरे रिपोर्टर ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में भगवान के साथ साथ शैतान, भूत प्रेत, पिशाच भी होते हैं। वैम्पायर भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है, रजत ने जवाब दिया। क्या आपने कभी वैम्पायर को देखा है? अगले रिपोर्टर ने सवाल किया। हाँ, मेरा मतलब नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है, रजत ने जवाब दिया। सर, आज आपकी बुक रिलीज़ होने जा रही है, तो क्या आप हमें अपनी बुक के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब इसकी कहानी के बारे में? अगले रिपोर्टर ने सवाल किया। ठीक है, मैं आप लोगों को इस बुक के बारे में बताता हूँ, रजत ने कहा और फिर बताने लगा। वैम्पायर यानी खून पीने वाला पिशाच। वैम्पायर अपनी प्यास इंसानों का खून पीकर बुझाते हैं। ये हम इंसानों की तरह ही नॉर्मल जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी ये अपने सामने खून देखते हैं तो इनके अंदर का पिशाच जाग जाता है। खून पीने से इनकी शक्तियाँ बढ़ती है और ये खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। इनकी उम्र कम नज़र आती है। इस बुक में मैंने एक वैम्पायर की कहानी लिखी है, जिसकी प्यास एक दिन उसके अपने प्यार को मारने के लिए ही उसे मजबूर कर देती है और वो फिर हमेशा के लिए ही कैद हो जाता है, रजत ने जवाब दिया। सर, आप थोड़ी कहानी भी बताइए ताकि हम लोगों को इंटरेस्ट आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक को ख़रीदें, रिपोर्टर ने कहानी सुनाने की रिक्वेस्ट की। ठीक है, फिर सुनिए, रजत कहानी सुनाने लगा। कॉलेज के 5 दोस्तों का ग्रुप मनाली के लिए एक ट्रिप प्लान करता है और वो तय समय के अनुसार मनाली निकलता है, जिसमें अमित, रंजन, पंकज, गौरी और आरती थे। ये पांचों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। इन लोगों ने मनाली पहुंचकर अपने रूम बुक किए और सोने चले गए। अमित और गौरी
दोनों प्यार में थे, मतलब कि उनकी शादी होने वाली थी। इसलिए वो दोनों एक ही रूम में रुके और बाकी सब अलग अलग। अगले दिन उन सब ने मनाली घूमा और शाम को अपने रूम पर लौट आए। रात को होटल में खाना खाने के वक्त होटल के वेटर से कांच नीचे ज़मीन पर गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई, जहाँ से खून निकलने लगा। उस वेटर के खून को देखकर उन पांचों में से एक के शरीर के अंदर अचानक से हलचल होने लगी और वह अपने बड़े बड़े दांतों को बार बार अंदर बाहर करने लगा। उसका शरीर खून पीने के लिए मचलने लगा। ये सब उसके साथ पहली बार हुआ था। इससे पहले कभी भी खून देखकर उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वो वहाँ से उठकर बाहर खुली हवा में आ गया, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी खून में ही था। खाना खाने के बाद बाकी सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात के करीब 11 बजे के आसपास उस होटल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सब उठकर बैठ गए। गौरी की आंख खुली तो उसने देखा कि अमित चुपचाप बिस्तर पर बैठा है। उसने चिल्लाते हुए कहा, अमित, अमित, तुमने वो आवाज़ सुनी? अमित ने खुद के मुंह को दूसरी तरफ करते हुए कहा, हाँ गौरी, सुनी होगा कोई, तुम परेशान मत हो, सो जाओ, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आता हूँ। अमित इतना बोलकर वॉशरूम की तरफ चला गया। अगले दिन सुबह पता चला कि जिस वेटर से कांच टूटा था वो आज मरा हुआ मिला है और उसके गले में दो नुकीले दांतों के निशान थे और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसका सारा खून पी लिया हो। यार, तुम लोगों ने सुना? उस वेटर की मौत हो गई यार। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी वैम्पायर ने मारा हो, पंकज ने घूमते हुए कहा। वो लोग आज फिर से मनाली घूमने आए थे। वैम्पायर? ये क्या होता है और तुम्हें कैसे पता कि उसे वैम्पायर ने ही मारा है? आरती ने सवाल किया। वैम्पायर खून पीने वाले पिशाच होते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। मैंने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, पंकज ने जवाब दिया। हाँ, वैसे ही ना, जैसे आरती तुम्हारा पीती है, रंजन ने कहा और फिर हंस पड़ा। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंस दिए और पंकज शांत हो गया। पंकज, क्या वाकई में वैम्पायर होते हैं? गौरी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। वैम्पायर वगैरह कुछ नहीं होता है, अब जल्दी होटल चलो, बारिश शुरू हो गई है, अमित ने कहा। और फिर वो लोग होटल वापस आ गए। खाना खाने के बाद वो लोग फिर से अपने अपने कमरों में सोए हुए थे कि अचानक जानवरों के चिल्लाने, कुत्तों के भौंकने और सियारों की तेज आवाज़ें शुरू हो गई। आसमान में बादल घेराए और चारों तरफ अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं था। और फिर से वही दर्दनाक चीख। आज फिर से किसी की मौत आई थी। वो लोग फिर से जाग गए। इस बार अमित अपने कमरे में नहीं था। गौरी ने जब अमित को ढूंढा तो वो उसे छत पर मिला। बाहर जाने पर पता चला कि वो चीख होटल के बगल में रहने वाले एक भिखारी की थी, जिसकी किसी पिशाच ने खून पीकर हत्या कर दी थी और उसके गले में भी वही 2 दांतों के निशान थे। अब तो बाकी सबको भी पंकज की बात पर यकीन होने लगा था कि वाकई में वैम्पायर होते हैं। अब उस शहर में हर रोज़ किसी न किसी की मौत होने लगी थी और साथ ही साथ इन लोगों के वापस आने का टाइम भी हो गया था। कुछ दिनों के बाद ये लोग उस शहर से वापस आ गए और मनाली में मौतों का सिलसिला जैसे बंद ही हो गया। मनाली से आने के कुछ दिनों बाद ही अमित और गौरी ने शादी कर ली, लेकिन अब दिल्ली में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज़ किसी न किसी की मौत होने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से पंकज की भी मौत हो गई और उसके गले में भी वही 2 निशान थे। फिर एक दिन रंजन और उसके बाद आरती भी मारी गई। कोई नहीं जानता कि इन मौतों के पीछे कौन है सिवाय गौरी के।
गौरी अब जान गई थी कि शहर में हो रही सारी मौतों के जिम्मेदार अमित ही हैं। लेकिन अब उसके पेट में अमित का बच्चा पल रहा था। एक रात जब शिकार करने के बाद अमित बाहर से आया तो गौरी दरवाजे पर ही खड़ी थी। गौरी ने उसका वो भयानक रूप देख लिया। जैसे ही अमित ने गौरी को देखा वो अपने इंसानी रूप में आ गया। लेकिन इससे पहले अमित कुछ समझ पाता, गौरी ने एक क्रॉस उसके शरीर में घुसा दिया और बाहर से लाए एक ताबूत में उसे बंद करके अपने घर के बने बेसमेंट में रख दिया और घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ हमेशा के लिए ही वो शहर छोड़ दिया और एक छोटे से शहर में रहने लगी। कुछ महीनों के बाद उसे एक बेटा हुआ, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह ही एक वैम्पायर था। लेकिन गौरी ने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी और इसलिए उसने आज तक कभी किसी का खून नहीं पिया। पूरी कहानी सुनाने के बाद रजत चुप हो गया और लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तभी एक रिपोर्टर ने खड़े होकर सवाल किया, मुझे तो आपकी कहानी सच लग रही है। मुझे लगता है आपने वैम्पायर को ज़रूर देखा होगा। रजत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर बोला, आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं? अमित और गौरी का वो बेटा मैं ही हूँ और मैं एक वैम्पायर हूँ। फिर अचानक से उसका रूप बदलने लगा और उसकी आंखें लाल स्याह और दांतें बड़े हो गए। उसके इस रूप को देखकर लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। तभी उसने कहा, घबराइए मत, मैंने आज तक कभी किसी का खून नहीं पिया और ना ही कभी पीऊँगा। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं अपने बाप की तरह कभी नहीं बनूँगा। उसकी बातें सुनकर लोगों को यकीन हो गया। उसके बाद उस बुक की सारी कॉपियाँ बिक गईं और अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडिंग थी, एक वैम्पायर की सच्ची कहानी।